मॉर्निंग एवरीवन, हाउस द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। सप्लाई चैप्टर में पिछली क्लास में हमने देखा था यार स्केड्यूल नंबर 2। सर स्केड्यूल, 3 स्केड्यूल है पूरे के पूरे चैप्टर में। एक है स्केड्यूल नंबर 1, एक है स्केड्यूल नंबर 2 और एक है स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल नंबर 1 तब एप्लीकेबल होता है एक्टिविटी हो, बिजनेस हो और कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा। हाँ सर चलेगा, तब एप्लीकेबल हो जाएगा स्केड्यूल नंबर 1। स्केड्यूल नंबर 3 क्या बोलता है? एक्टिविटी हो, बिजनेस हो और कंसिडरेशन भी हो, फिर भी वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं कहलाएगी क्योंकि वो कवर होती है कहां पे? स्केड्यूल नंबर 3 दैट इज नेगेटिव लिस्ट। और स्केड्यूल नंबर 2 सिंपली ये बताता है कि सर ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई गुड्स की सप्लाई है कि सर्विसेज की सप्लाई है, वो बताता है हमको स्केड्यूल नंबर 2। और कल हमने स्केड्यूल नंबर 2 के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। फटाफट से बताओ। रेडीमेड सॉफ्टवेयर गुड्स, रेंट, लीजिंग, ईजमेंट, सर्विसेज। शॉप एंटिटी क्लोज हो गई तो इसे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मानते थे, पर डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स किसको? डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। फिर हमने देखा था कि सर ये जो बंक मारो क्लास रहता है, ये बंक मारो क्लास अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है। क्या मेंबर और बंक मारो क्लास दो जिस्म एक जान माने जाएंगे या दोनों को अलग अलग माना जाएगा? दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ठीक है। फिर हमने एक थोड़ी सी शुरुआत करी थी लिक्विडेटेड डैमेजेस की, और मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें हमें देखनी है सर। पहला रिफ्रेन, टॉलरेट और डू एन एक्ट। ऐसी चीज में 2 चीजें देखी जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें सेटिस्फाई होगी तो ही हम जीएसटी की बातें करेंगे। एक और चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज पे अगर जीएसटी लग रहा है तो समझना सरकार उसको प्रमोट कर रही है। किसी भी चीज पे जीएसटी लग रहा है इसका मतलब सरकार उसको प्रमोट कर रही। मुझे एक बात बताओ, इसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, पेनल्टी लगी, क्या लगी? आपके हिसाब से बताओ क्या पेनल्टी पे जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं? अगर लगा देते ना तो फिर पता है लोग क्या बोलते हैं कि यार और लॉस तोड़ो, क्योंकि लॉस तोड़ने से तो पेनल्टी लग रही है और पेनल्टी के ऊपर सरकार को फायदा मिल रहा है जीएसटी का। तो आप बताओ क्या पेनल्टी पे जीएसटी की बातें करें? नहीं। दूसरी बात, चेक डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो चेक डिसऑनर हो गया, इस पे जो चार्जेस लगे उसके ऊपर जीएसटी की बात करें या नहीं करें? देखो हम क्या चाहते थे, मैं ये चाहता था क्या चेक डिसऑनर हो? कि मैं तो ये चाहता था कि सर चेक प्रेजेंट हो, चेक एक्सेप्ट हो, चेक पेमेंट के लिए जाए। सर चेक पेमेंट के लिए जाए, फिर भी चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो हम इस डिसऑनर पे जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। लिक्विडेटेड डैमेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लिक्विडेटेड डैमेजेस? लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में हम जानबूझ करके एक वर्ड लिख देते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा तो सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये क्यों लिखा जाता है? सर ये इसलिए लिखा जाता है कि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। क्या मेरा इंटेंशन लिक्विडेटेड डैमेजेस से पैसे कमाने का था कि सिर्फ मैंने उसको इसलिए डाला कि सो सामने वाली पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे? सर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला है नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। कल मैंने बताया था नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का मतलब है जीएसटी पढ़ाने के पैसे या ना पढ़ाने के? ना पढ़ाने के। जो ना पढ़ाने के पैसे हैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट, दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू, 2 लोग हैं, एक का नाम है आत्माराम, और एज इट इज वर्ड बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा था। एक का नाम है आत्माराम, एक का नाम है सखाराम। आत्माराम और सखाराम केवल ऑपरेटर है।
आत्माराम ने सखाराम को बोला कि जिस जिस जगह पे मैं केबल टीवीज दे रहा हूं, जिस जिस जगह पे मेरा डिश एंटीना लग रहा है, वहां तेरा नहीं लगेगा। आत्माराम ने किसको बोला? सखाराम। एमसीक्यू क्वेश्चन बस इतना सही था कि ये जो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हुआ है, ये जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? तो सर नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। ठीक है। दूसरा, यहां पे हमारा बिल्डर है और बिल्डर को 4 माले की परमिशन मिली है। कितने परमिशन मिली है? 4 माले। पास वाले जो नेबरहुड है ना, वो नेबरहुड बोल रहे हैं कि डियर बिल्डर 3 माले बनाओ। बिल्डर बोल रहा है मेरे को 4 माले की परमिशन है, मैं 3 माले क्यों बनाऊं? नेबर बोल रहे हैं सर आप समझ नहीं रहे हो, विटामिन डी की बहुत कमी है हमारे बच्चों में। आप 4 माले बनाओगे तो जो सनलाइट है ना, वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो बिल्डर बोल रहे हैं मैडम आपके पिताजी के पैसे थोड़ी लगे। लॉजिकल है। परमिशन कितने की मिली है? और आप बोल रहे हो कितने बनाओ? 3। और आपका कारण क्या है कि हमारे घर में क्या नहीं आएगी? सनलाइट, धूप नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी हमारे घर में? धूप। बिल्डर ने बोला मैडम नहीं हो पाएगा। मैडम बोल रही है पुलिस बुला लेंगे। बुला लो, परमिशन है हमारे पास। कितने की? 4। नेबर ने बोला यार बिल्डर एक काम करो ना, ये 4th माला बनाने से आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो बिल्डर ने बोला देखो मैडम 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। नेबर ने बोला हम दे दें 1 करोड़। बिल्डर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 माले बना देता हूं। अब बिल्डर 4 माले की जगह कितने बना रहे? 3। मुझे एक बात बताओ सर, बिल्डर ने 3 माले बनाने कितने थे? 4। क्या यहां पे कोई कंसिडरेशन फ्लो हुआ है? हाँ हुआ है। नेबर बिल्डर को कितने पैसे दे रहे हैं? 1 करोड़। ये 1 करोड़ किस लिए दिया जा रहा है? टू रिफ्रेन एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट? सर टू रिफ्रेन एन एक्ट। क्या इस 1 करोड़ पे हम जीएसटी की बातें करेंगे? 100% इस पे जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि नेबर और बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट के साथ इधर एक और चीज क्या है? कंसीडरेशन। पर कल को ऐसा होता कि यहां से कुछ पेमेंट नहीं आ रहा है और बिल्डर ऐसे ही मान गया, बिल्डर ने बोला ठीक है मैडम कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों से कमा लेंगे। तो बिल्डर ऐसे ही मान गया और ऐसे ही इसने कितने बना दिए? 3। क्या अब इसको सप्लाई मानेंगे? नहीं सर अब सप्लाई नहीं मानेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर यहां पे बिल्डर कंस्ट्रक्टिंग मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, परमिशन मिली हुई है पर फिर भी नहीं बना रहे हैं। इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि सर रेसिडेंट वेलफेयर वाले या नेबरहुड वाले आपको क्या दे रहे हैं? कंपनसेशन। ठीक है। और कल हमने वो स्कूल वाला भी तो एग्जांपल लिया था कि वो जनगण मन अटेंडेंस, तो स्कूल वाले नॉइस को क्या कर रहे थे सर? टॉलरेट। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल था वो हॉकर वाला, कि वो कुल्फी की शॉप लगाई थी मेरी शॉप के आगे। मेरी शॉप के आगे कुल्फी वाले भैया ने शॉप लगाई। अच्छा मैं उस एक्ट को क्या कर रहा हूं? टॉलरेट कर रहा हूं। ये एक्ट को टॉलरेट करने के लिए क्या मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं? हाँ सर आपको पैसे मिल रहे हैं। वो जो कुल्फी वाले भैया ना, वो आपको मंथली 10,000 रुपीज का रेंट दे रहे हैं। क्या आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? 100% आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस इज टू टॉलरेट एन। बोलो बात क्लियर है क्या? सर टॉलरेट भी आ गया, रिफ्रेन भी आ गया, एक और है टू डू एन एक्ट। अब ये टू डू एन एक्ट समझना, यहां पे हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है और यहां पे जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब पॉल्यूशन से दिक्कत तो हमेशा वापस से किसको हो रही है? आरडब्ल्यू। आरडब्ल्यूए का मतलब होता है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। वो जो सोसाइटीज के क्लब बनते हैं, वो जो सोसाइटी बनती है गोकुलधाम सोसाइटी, उसी को बोला जाता है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिल्डर को बोल रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट को बोल रही है काम करो,
एक पॉल्यूशन कंट्रोल का डिवाइस लगाओ। बिल्डर बोल रहा है कि देखो मैडम, जो पॉल्यूशन आ रहा है ना वो कंट्रोलेबल लिमिट में आ रहा है। जितना पॉल्यूशन का लिमिट म्यूनिसिपैलिटी और नगर निगम ने डिसाइड करा है उतना ही आ रहा है। तो मैडम हम अपने कॉस्ट पे क्यों वो डिवाइस लगाएं? लॉजिकल। पर आरडब्ल्यूए अगर इंडस्ट्रियल यूनिट को थोड़ा बहुत क्या दे दे, तो क्या बिल्डर मान जाएगा? हाँ सर, बिल्डर मान जाएगा। अब बिल्डर क्या कर रहा है? रिफ्रेन कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, या डू एन एक्ट कर रहा है? डू एन एक्ट। ठीक है, ये वैसा ही है दोस्त कि पेस में यहां पे हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे, पर वो जो नॉइस है ना वो अप टू द कंट्रोलेबल लिमिट। आपको मालूम होगा कि ये नॉइस का भी एक लिमिट होता है। अगर अगर लिमिट में नॉइस है तो पास वाले नेबरहुड कभी परेशान नहीं कर सकते। तो नॉइस लिमिट में। पर आंटी आई और आंटी ने प्रेरक सर को बोला, प्रेरक सर यहां पे साउंड प्रूफिंग लगाओ। प्रेरक सर ने बोला मैडम देखो, म्यूनिसिपैलिटी और नगर निगम से हम परमिशन लेके आए, जितना यहाँ पे साउंड जा रहा है, जितना डेसिबल में साउंड जा रहा है वो परमिसेबल है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पर आंटी बोल रही है कि मैडम, सॉरी, आंटी बोल रही है कि प्रेरक सर आपको हम पैसे देते ना, साउंड प्रूफिंग के हम लोग जितने भी लोग हैं आसपास के वो मिलके क्या देते हैं? पैसे देते हैं। अब प्रेरक सर क्या कर रहे हैं? डू एन एक्ट, नॉट टॉलरेट, नॉट रिफ्रेन, दिस इज डू एन एक्ट। सर दूसरा भी तो हो सकता है कि आंटी पैसे ले ले प्रेरक सर से, क्या कह के कि हम आपकी आवाज को क्या कर रहे हैं? टॉलरेट। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन बन सकती है, या तो टू डू एन एक्ट या तो टू टॉलरेट एन एक्ट। और तीसरा हो सकता है आंटी बोल रही है कि आंटी पुलिस बुला लेंगे, आप ये बंद करो कोचिंग। प्रेरक सर बोल रहे हैं मैंने 50 करोड़ लगाए, आंटी बोल रही है 100 करोड़ मैं देती हूं। वो आंटी है भाई। नाउ दिस इज व्हाट? टू रिफ्रेन एंड एक्ट। ठीक है, ये तो सर बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से नई बिल्डिंग में गए तो रिफ्रेन की बात तो करो ही मत। ठीक है, तो टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट। वाओ, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? डू एन एक्ट, रिफ्रेन एन एक्ट कि टॉलरेट एन एक्ट? हाँ जी मोबाइल, डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और रिफ्रेन एन एक्ट। वही पूछ रहा हूं, क्या डू एन एक्ट, रिफ्रेन एन एक्ट? बेटा तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि मैं ये टॉलरेट कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। तो अब क्लास के बाद तुम मुझे कंपनसेशन देना 500 रुपए, है ना? टॉलरेट एन एक्ट। चलो फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस। सर ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए डाले जाते हैं ताकि सामने वाला डर के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। कभी भी लिक्विडेटेड डैमेजेस इसलिए नहीं डाले जाते हैं कि मेरा इंटेंशन पैसे कमाने का है। अगर कमाने का इंटेंशन होता तो मैं इतनी हाई पेनल्टी रखता ही नहीं। तो सर आपने बहुत बार देखा होगा बिल्डर लोगों पे पेनल्टी का प्रोविजन लगता है। हमने बोला डियर बिल्डर, अगर 2 साल में बिल्डिंग नहीं बनी तो फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। कि अगर 2 साल में बिल्डिंग नहीं बनी तो आपको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी। अब लॉजिकली बताओ ये पेनल्टी हमने डाली क्यों? क्या हम ऐसा चाहते थे कि हम रोज भगवान भगवान बिल्डिंग नहीं बने हम पेनल्टी कमाएंगे, भगवान बिल्डिंग नहीं बने हम पेनल्टी? अरे पेनल्टी इसलिए नहीं डाली। पेनल्टी क्यों डाली? सर पेनल्टी सिर्फ बिल्डर को डराने के लिए डाली ताकि काम जल्दी जल्दी से हो सके। तो पेनल्टी का कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं उससे पैसे कमाऊं। पेनल्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए डाली जाती है कि ताकि सामने वाला किसी डर से काम को कर ले। दिस इज नोन एज व्हाट? लिक्विडेटेड डैमेजेस। और गवर्नमेंट ने बोला कि भैया लिक्विडेटेड डैमेजेस पे हम कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। तो एक आ गया हमारा क्या? पेनल्टी। फिर कभी कभार क्या होता है ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहां पे गवर्नमेंट है और यहां पे बायर है। और सपोज करो यहां पे वो
तारक मेहता जैसे पोपटलाल बिडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे बिडिंग में बहुत सारे लोग गए, आकाश भी क्या बिडिंग पे, और नेचुरल रिसोर्सेस की बिडिंग हो रही थी, सबने बिडिंग करी। अब आपको मालूम है क्या, बिडिंग के पहले गवर्नमेंट थोड़े पैसे ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेती। तो भैया आकाश के 50 लाख रुपए पड़े थे किसके पास, गवर्नमेंट के पास। ये बिडिंग करे, बिडिंग गई 60 लाख 70 लाख। आकाश ने बोला चलो मजे मजे में करके दिखते हैं। इसने बोला 1 करोड़, सब चुप। आकाश तो बस चाह रहा था कि मैं दूसरों के मजे ले लूं, और फिर बोला 1 करोड़ 1। आकाश आसपास देख रहा है, आकाश बोल रहा है हाथ ऊपर करो, बोले नहीं कर रहे हैं। फिर 1 करोड़ 2, आकाश ऐसे चिल्ला के भाई हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। 1 करोड़ 3, आकाश जी ये नेचुरल रिसोर्सेस का राइट आपका हुआ। गवर्नमेंट को आकाश जी ने बोला मामा मिया आई वॉज जस्ट जोकिंग। गवर्नमेंट बोल रहे हैं बेटा मामा मिया, अभी तुम्हारा मामा मिया करते हैं, ये जो 50 लाख है ना, अब इसको भूल जाओ, ये 50 लाख को भूल जाओ। हाँ इसका पास्ता खाएगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने तुम्हारे पैसे को क्या करा, फॉरफिट करा। आकाश एक काम करना, आईटी वाले को बुला के, ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम है। ये गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पैसे को फॉरफिट करा। क्यों फॉरफिट करा, फॉरफिट इसलिए करा क्योंकि इसने क्या बिड के बाद एक्ट करा, या इसने बिड के बाद एक्ट नहीं करा। सर इसने बिड के बाद एक्ट नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने ये जो फॉरफिट करा, इस फॉरफीचर पे जीएसटी लगाया नहीं। गवर्नमेंट का इंटेंशन फॉरफिट करना था ही नहीं। गवर्नमेंट का बस यही इंटेंशन था कि ये ऐसे लोग बिडिंग ना करें, इसलिए तो ये अर्नेस्ट मनी रखवाया था। ये अर्नेस्ट मनी क्यों रखवाया था सर, ये इसलिए रखवाया था कि ताकि जो जेन्युइन बायर्स हैं, जो जेन्युइन बिडर्स हैं, वही बिड करे। तो जो इस केस में फॉरफीचर है, इसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो केस समझ में आया कि आपको फॉरफीचर का, तो फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी बाय अ सेलर। क्या एक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं सर, फेलिंग टू एक्ट। और एक और है हमारा सर, डैमेजेस फ्रॉम नेग्लिजेंस, पायरेसी और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। आपने देखा होगा बुक में ऐसा लिखा रहता है, जो भी बड़ी बड़ी बुक्स रहती है ना, वहां पे लिखा रहता है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, और फिर नीचे ये भी लिखा रहेगा कि अगर आप इसका अनऑथराइज यूज करोगे तो आपके ऊपर फलाना फलाना पेनल्टी लगेगी, फलाना फलाना एक्ट के अंदर आपको ये सजा मिलेगी। वो क्यों लिखा रहता है, क्या एक ऑथर का इंटेंशन होता है पैसे कमाने का, मतलब ऑथर का खुद का ये इंटेंशन है कि मेरी बुक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कॉपी हो, कभी भी नहीं। तुम मुझे बताओ फिर हम ऐसा लिख क्यों रहे, सर ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो भी लोग हैं थोड़ा सा खौफ में रहे। आपको क्या सीए की सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, सारी, जो ऑथर की बोलो सारी, फोटोकॉपी वाले भैया के पास सारी किताब। पर आजकल फोटोकॉपी वाले भैया कुछ कुछ किताबों को करते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसे बड़ा हमें लिखा रहता है कॉपीराइट, अगर आप इसको कॉपी करते हो तो आपके ऊपर फलाना फलाना पेनल्टी लगेगी। तो ये ऐसा क्यों लिखा रहता है, ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि ताकि वो जो फोटोकॉपी वाला भैया है उसके मन में डर बना रहे। तो कभी भी ऑथर का इंटेंशन ये नहीं है कि किताबें कॉपी हो और उसको कॉपीराइट का डैमेजेस मिले। ऑथर ने सिर्फ कॉपीराइट पेनल्टी इसलिए डाली है ताकि किताबें कॉपी ना हो, ठीक है। तो सर ये सब आर नॉट अ सप्लाई। फिर एक और चीज, एक है हमारा एम्प्लॉय। अब ले लेते हैं हम एग्जांपल इस मैडम का, क्या नाम है आपका, आकांक्षा, बढ़िया। आकांक्षा ऐसा एग्जांपल होगा ना तुमको बिल्कुल याद रहेगा। तुम्हारी फेवरेट कंपनी बोलो बेटा, पेस एजुकेयर, टाटा। टाटा में कौन सी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ओ वाओ, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। देखो आकांक्षा मैडम है ना, आकांक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। आकांक्षा जहां भी पहले काम करके गए ना, वहां ये 6-6 महीने में छोड़ देती है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। आकांक्षा को टीसीएस से ऑफर आया, टीसीएस वालों ने आकांक्षा को 10 लाख रुपए दिए। पहले तो मुझे बताओ ये 10 लाख रुपए की सैलरी पे जीएसटी की बात होती है या नहीं, नहीं होती है, क्योंकि ये कहां पे आ जाता है हमारा, शेड्यूल नंबर 3।
टीसीएस वालों ने बोला आकांक्षा मैडम हमको आप पे भरोसा नहीं है, हमारी साहिल सर से बात हुई थी। तो आकांक्षा ने बोला क्या बताया साहिल सर ने? बोले वो नहीं बता सकते, बस आपको आप पे भरोसा नहीं है। मैडम 2 साल का बॉन्ड भरो। क्या भरो? 2 साल का बॉन्ड। हाथ आगे लाओ, ये लो पेन, ये रहा बॉन्ड, ये 2 साल के बॉन्ड पे सिग्नेचर करो। तुमने पूछा ये बॉन्ड क्या होता है? उन्होंने बोला ये 2 साल तक तुम हमारे यहां से जॉब छोड़ के नहीं जा सकती हो। अगर तुमने 2 साल के बाद जॉब छोड़ी तो चलेगा, पर अगर तुमने 2 साल के पहले पहले जॉब छोड़ी तो 25 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। कितने की? तुम्हारा हाथ वैसे ही कतरा रहा है, पर तुमने बोला यार 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, फिर बात का बाद में देखेंगे। तुमने साइन कर दी, ये साइन हो गई आकांक्षा मैडम की। सर पूरी कॉपी करिए। हाँ, 1 साल हो गया, इंसान तो आदत से मजबूर है। 1 साल के बाद टीसीएस का फोन आया, बोले यार साहिल सर जो आप बोल रहे थे वो तो गलत है। मैंने बोला वेट एंड वॉच, बोला जस्ट वेट एंड वॉच। 1 साल के बाद आकांक्षा मैडम की शादी तय हो गई, बधाई हो। आकांक्षा ने बोला देखो टीसीएस अब मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने फोन लगा टीसीएस को, मैंने बोला देखा बोला था ना। आकांक्षा तुमने बड़ी हिम्मत का काम करा और 1 साल के बाद क्या दिया? रेजिग्नेशन। बात कितने की हुई थी? 2 साल। क्या टीसीएस वाले तुमको छोड़ेंगे या पेनल्टी तो लेंगे? पेनल्टी तो लेंगे, वो अलग मैटर है। फिर तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा लो, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, कोर्ट में केस कर लो, उससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। टीसीएस वाले बोल रहे हैं मैडम 25 लाख की क्या दो पेनल्टी। एक बात बताओ, ये पेनल्टी आखिरकार टीसीएस वालों ने क्यों रखी थी? व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड दिस पेनल्टी? जॉब नहीं छोड़े तभी ये पेनल्टी रखी थी। क्या टीसीएस का इंटेंशन पैसे कमाने का था? नहीं। क्या टीसीएस खुद ही इसको परेशान कर रहा है, चलो रे छोड़ो जॉब, हमको 25 लाख का क्या मिलेगा कंपनसेशन? नहीं, कभी भी टीसीएस का इंटेंशन ऐसा नहीं रहता। ये लोग टीसीएस वाले खुद इतना परेशान होते हैं, बोलते हैं यार लोगों को जॉब पे हायर तो करते हैं, 6 महीने के बाद स्विच मारते हैं, 6 महीने के बाद स्विच मारते हैं। अभी तो ये फिर भी इनिशियल एम्प्लॉय है। जो सीईओ, सीएफओ, पार्टनर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ना बिग 4 में, उनका सबका 5-5 साल 10-10 साल का बॉन्ड रहता है। किसी को पार्टनर बना दिया तो बिग 4 में पार्टनर की सैलरी रहती है 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1.5 से 2 करोड़ तक रेंज करती है बिग 4 में पार्टनर्स की सैलरी। तो अब ऐसा थोड़ी उसको ज्वाइन करा 6 महीने के बाद वो बोल रहे हैं चलो भाई डिलॉइट में मजा नहीं आ रहा है, पीडब्ल्यूसी चक्कर लगा के आते हैं। फिर बोलता है पीडब्ल्यूसी में मजा नहीं आ रहा है, ईवाई चक्कर लगा के आते हैं। फिर बोलता है यार इधर मजा नहीं आ रहा है, केपीएमजी जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा। किसी को आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे रहे हो तो उससे बॉन्ड भरवाओ कि कम से कम 5 साल तक तो यहां पे रुकना पड़ेगा, अगर नहीं रुके तो बदले में क्या दे देना? पेनल्टी। तो मेरा इंटेंशन कभी भी पैसे कमाने का था ही नहीं, मेरा इंटेंशन एम्प्लॉय को रोकने का था। तो क्या इस 25 लाख के पेनल्टी पे जीएसटी की बात करूं क्या? ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखना कि सर वो जो बॉन्ड रहता है, फॉरफीचर रहता है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। अब इसके बाद कुछ कुछ केसेस ऐसे भी रहते हैं कि जहां पे है तो लिक्विडिटी डैमेजेस, पर उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी टूर बुक करने के बाद कैंसिल कराएं। टूर ऑपरेटर की सर्विसेज में जनरली क्या होता है, आपने टूर बुक करा और टूर का चार्जेस था 50,000 रुपए। इसके बाद आपका मन पलट गया और आपने बोला कि भैया टूर पे नहीं जाना है, टूर को क्या करो कैंसिल। और अब लगाए कैंसिलेशन चार्जेस कितने? 5,000। सर एक बात बताओ, ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है 5,000, इस कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी की बातें करें या नहीं करें? देखो लॉ मेकर ने बहुत सिंपल सी बात करी कि भैया जब आपका टूर बुक हो रहा है, हमने पूरी तैयारी कर ली है, ये जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं हम इस बात के नहीं ले रहे हैं कि आपने टूर कैंसिल करा,
हम कैंसिलेशन चार्जेस ले रहे हैं क्योंकि हमने आपके लिए पूरी तैयारी करके रखी है, हमने होटल बुक करके रखा है, हमने आपकी साइट सीकिंग वाली प्लेसेस बुक करके रखी है, हमने कैब को बुक करके रखा है, तो अब इन सबको मना करना पड़ेगा। तो हम तो पूरी तैयारी कर चुके, तो जब हम पूरी तैयारी कर चुके हैं तो इस कैंसिलेशन चार्जेस पे जीएसटी की बातें होगी। एक और चीज, ट्रेन की टिकट पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता है? हमेशा याद रखना, अगर ट्रेन की टिकट एसी वाली, कौन सी टिकट है? एसी, तो जीएसटी लगता है, पर अगर नॉन एसी वाली टिकट है, आपकी स्लीपर है, आपकी जनरल है, तो उसके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होती। अब ट्रेन की टिकट दो है, एक स्लीपर और एक एसी। स्लीपर पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, एसी पे जीएसटी लगेगा। अच्छा, दोनों टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। आप बताना सोच समझ के, जो कैंसिलेशन चार्जेस है वहां पे क्या दोनों में जीएसटी लगाऊं कि सर स्लीपर वाली पे तो माफ कर दो और एसी वाले पे? ठीक है, लॉजिकल, क्योंकि सर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कंपोजिट सप्लाई का। ये ट्रेन की टिकट में बहुत सारी सर्विसेज आती है, ट्रेन की टिकट भी शामिल है, और अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस भी शामिल है। अब जब स्लीपर क्लास पे ही जीएसटी की बात नहीं हुई, तो जो उसका कैंसिलेशन चार्ज लगा उसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर जब एसी वाले टिकट पे जीएसटी की बात हुई, तो जो उसका कैंसिलेशन चार्जेस है उस पर भी जीएसटी की बात होगी। एक और एग्जांपल, कभी कभार क्या होता है ना कि हम गुड्स तो बेच देते हैं पर सामने वाला पेमेंट नहीं देता है। सप्लायर ने रेसिपेंट को गुड्स बेच दिए 10,000 के, और रेसिपेंट को कहा कि डियर रेसिपेंट, महीने भर में पेमेंट दे देना। अगर 1 मंथ में पेमेंट कर दिया तो बढ़िया, अगर 1 मंथ में पेमेंट नहीं करा तो फिर आपके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेसिपेंट ने पेमेंट करा ही नहीं, रेसिपेंट ने 1 महीने के बाद पेमेंट करा। अब हम इससे क्या चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलो, लेट फीस बोलो, या पेनल्टी बोलो। सर एक बात बताओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने का करा था? 10,000। पर जब आप 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, आपने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गुड्स का नहीं है, इसमें गुड्स के साथ साथ हम एक फैसिलिटी भी दे रहे हैं। काहे बात की फैसिलिटी? लेट पेमेंट की फैसिलिटी। और अगर ये जो लेट पेमेंट पे सामने वाला हमें क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को हम जीएसटी में लगाएंगे और इसको इसके साथ क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। अगर आपको याद हो, ये बात मैंने आपको डेल क्रेडिटर एजेंट में भी समझाई थी कि जो डेल क्रेडिटर एजेंट है वो भी तो ऐसे ही कर रहा था कि गुड्स भी बेच रहा था और गुड्स के साथ साथ एक फैसिलिटी भी दे रहा था। तो जब गुड्स के साथ साथ एक फैसिलिटी भी दे रहा है तो गुड्स और इंटरेस्ट का अमाउंट साथ में क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। पर अगर सिर्फ लोन की बात है, सिर्फ मैंने प्योर लोन दिया है, कोई गुड्स वुड्स नहीं है, तो सिर्फ प्योर लोन दिया है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? तो हाँ जी, अगर सिर्फ लोन दिया, फॉर सपोज करो मैंने आपको लोन दिया, आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, नाउ दिस इज अ प्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ लोन, इसमें जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर ऐसा नहीं है, मैंने आपको गुड्स दिए, आप मुझे गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप मुझे गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो और आपकी और मेरे बीच की बात हो गई थी कि 1 महीने में पेमेंट हो जाना चाहिए। अब आपने 1 महीने के बाद पेमेंट करा, इसलिए मैं आपसे क्या चार्ज कर रहा हूं? इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या है? गुड्स। गुड्स है तभी तो मैं आपसे क्या ले रहा हूं? इंटरेस्ट। पर वो जो प्योर लोन का ट्रांजैक्शन है उसमें कोई गुड्स वुड्स नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो फटाफट से, पेमेंट बाय द रेसिपेंट बिफोर अ सर्टेन डेट एंड फेलियर टू मेक द पेमेंट, क्या ये सप्लाई बनेगा? हाँ सर ये सप्लाई बनेगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में जो कैंसिलेशन चार्जेस लग रहे हैं, क्या वो सप्लाई बनेगा? हाँ कैंसिलेशन चार्जेस वाला सप्लाई बनेगा। टूर ऑपरेटर ने अगर आपका टूर कैंसिल कर दिया तो वो टूर के कैंसिलेशन चार्जेस हैं, वो सप्लाई बनेंगे। बैंक जनरली प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज करते हैं। अगर आपने लोन पहले चुका दिया, कि मालूम है आपको कि जब हमने लोन लिया तो लोन एक तो टाइम पे चुकाया और एक लोन हमने पहले चुका दिया, कि वक्त से पहले आपने लोन चुका दिया, तो बैंक वाले आपसे एक पेनल्टी लेंगे जिसका नाम है प्री पेमेंट पेनल्टी।
बैंक वालों का सिंपल सा ये कहना है कि हमने आपको ढूंढने में बहुत एफर्ट लगाए, हमने आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, और अब आप क्या कर रहे हो, जल्दी पेमेंट कर रहे हो। क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो जो हमारी पूरी साइकिल है वो पूरी खराब हो गई, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि हम तो क्या करते थे, आपसे ईएमआई आएगा फिर आगे लोन देंगे, आपसे ईएमआई आएगा आगे लोन देंगे। अब आप एक मुश्त इतना सारा पैसा दे दोगे तो हम आगे लोन कैसे देंगे? तो बैंक वाले बोलते हैं कि हम आपसे जल्दी पेमेंट के क्या लेंगे, प्री पेमेंट पेनल्टी। सर क्या इस प्री पेमेंट पेनल्टी को भी सप्लाई माना जाएगा? हाँ, इस प्री पेमेंट पेनल्टी को भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि बैंक वाले तो ऐसा ही मान रहे हैं कि हमने आपके लिए ये सारी चीजें अरेंज करी। ठीक है, फिर लीज ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखो इसमें जनरली क्या होता है ना, एक पार्टी होती है लेसर, एक पार्टी होती है क्या, लेसी। अब रेंट और लीज में बहुत फर्क होता है। रेंट जनरली सिर्फ आपका 11 महीने का एग्रीमेंट रहता है और मोर और लेस मैक्सिमम 5 साल, उससे ज्यादा रेंट का एग्रीमेंट नहीं रहता। लीज का एग्रीमेंट जनरली लॉन्ग टेन्योर का रहता है, दो पार्टी रहेगी, एक लेसर और एक लेसी। फॉर सपोज करो 99 ईयर्स की लीज है, इधर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आएगा रेंटल के नाम से। अब ये लीज कितने साल की है, 99। अगर 99 ईयर के पहले पहले टर्मिनेट कर दी तो लेसी भाई को कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी, किसको, लेसर। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात ऑलरेडी लिख दी थी, ये अलग से कोई पेनल्टी नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तभी हमने ये बात लिख दी थी कि देखो लेसी 99 ईयर्स की लीज है, और अगर 99 ईयर्स की लीज में तुमने अगर 10 साल के बाद ही बोला कि मुझे ये जगह छोड़नी है तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। ऐसे कोई मिल रहा है क्या 99 ईयर्स का टेनेंट? अगर आप बीच में किसी भी कारणवश छोड़ देते हो तो लेसी को एक अमाउंट देना पड़ेगा, किसको, लेसर को। क्या ये बात ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा चुकी है? हाँ, और हमने तो सिर्फ दो ही कंडीशन देखनी है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा कंसीडरेशन होना चाहिए। सर कॉन्ट्रैक्ट में तो बात लिखी हुई है, और प्लस अगर लेसी 10 साल के बाद छोड़े और 10 साल के बाद कुछ पेमेंट दे दे, क्या फिर हम इस पे जीएसटी की बातें करेंगे? हाँ सर, फिर हम इस पे जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है सर, चेक डिसऑनर, फाइन, पेनल्टी, नॉट अ सप्लाई, लॉ वायलेट करा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, वहां पे हर डॉक्यूमेंट की फीस लगती है। कंपनी ने बहुत सारे वायलेशन करे, लॉ के वायलेशन पे पेनल्टी लगी। अच्छा, लॉ के वायलेशन पे पेनल्टी तो लगेगी पर उस पे जीएसटी की बातें नहीं, क्योंकि अगर कल को इस पे जीएसटी लगा दिया तो सरकार खुद चाहती है कि लॉ क्या होना चाहिए, वायलेट होना चाहिए। जीएसटी लग रहा है मतलब सरकार खुद प्रमोट कर रही है कि हाँ भैया लॉ क्या होना चाहिए, वायलेट। तो सर लॉ का वायलेशन हुआ, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। फिर फॉरफीचर वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे बॉन्ड अमाउंट ले रहा है या आपकी सैलरी को फॉरफीट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। एक और चीज, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है तो इसके क्या कैंसलेशन चार्जेस पे जीएसटी की बातें होगी क्या? नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी आप लेट फीस पे करोगे क्या उस पे जीएसटी की बातें होगी क्या? नहीं। क्योंकि सर एक बात बताओ, हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो जब हमने कंपोजिट पढ़ा था उसमें यही देखा था कि जो प्रिंसिपल आइटम का रेट रहता है उसके हिसाब से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पे ही जीएसटी की बात नहीं हुई तो फिर लेट फीस पे भी नहीं होगी, फिर पेनल्टी पे भी नहीं होगी। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस फॉर पावर, नो जीएसटी। और कैंसलेशन चार्ज, कैंसलेशन चार्ज का ध्यान रखना कि अगर प्राइमरीली जो टिकट है उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जैसे रेलवे में एसी वाली टिकट पे जीएसटी लग रहा है,
तो फिर जो कैंसिलेशन चार्ज है उस पर जीएसटी की बातें करेंगे। पर अगर आपने स्लीपर क्लास बुक करी या आपने जनरल क्लास बुक करी, तो स्लीपर और जनरल क्लास में जनरली लोग बिना टिकट के चढ़ते हैं। फिर भी अगर आपने टिकट विकेट ले ली है और टिकट लेने के बाद आपने कैंसिल कराई, तो उसके कैंसिलेशन चार्जेस पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, कल अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक बार इस चैप्टर में हम देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है, फटाफट से आप रिवाइज कराना। सर इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? सेक्शन 7, 8, शेड्यूल 1, 2 और 3। ठीक है, एक और चीज, जैसे ही चैप्टर हो गए आज आपका होमवर्क है। सर क्या होमवर्क है? बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाना और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, मालूम है आपको वो प्रोसेस की नहीं मालूम है? ठीक है, ये आईसीआई बीओएस पे गए, यहां पे सिलेक्ट कोर्स, हाँ करेंगे ना लॉगिन, इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, अरे ये इन्होंने अपडेट ही नहीं करा अभी तक। किसी का भी चल जाएगा, तुम्हारे भाई अगर 50 साल पहले भी सीए बने होंगे उनका भी चल जाएगा। ठीक है, वाओ, वेलकम बैक। अरे यार तुम्हारा किसी का बताओ तो। हाँ, CRO 0784 हैं? अरे बाप रे, ओ वाओ। बताओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस एक दो करेंगे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द जीएसटी लॉ? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या बोल रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। याद है ना वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड। ठीक है, और वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर तभी रिलेटेड बनेंगे अगर वो होली और मेनली डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, जरूर जरूर करो, जरूर जरूर। एक दो और देख लेते हैं, बढ़िया यार, मजा आ रहा है इसमें तो। हाँ जी बताओ जल्दी। ये सालों का सबका आंसर सी और बी आएगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स? आज ही सुबह को रिवाइज कराया, आज ही सुबह को रिवाइज करा, ये गुड्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ दिस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है यार ये तो। लो बताओ फटाफट से। अरे यार मैंने अच्छा पढ़ा है यार, तुम ऐसी बातें करते हो यार। अच्छा बताओ फटाफट से, देखें ये कौन बताते हैं। और एक गजब, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यही आएगा ना, वो याद है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एमसीक्यू आर द गेम चेंजर्स। ठीक है, एमसीक्यू में से ही नंबर आएंगे, बताओ इसमें से। और ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो मेरी बुक में कवर्ड ना हो। 120 पेज का चैप्टर है आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होगा। और लास्ट डे पे जो पढ़ पाओ वही अभी पढ़ना, सारा गेम लास्ट दिन का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? ठीक है भाई, अपन ने बहुत ही ज्यादा लेवल का पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा लेवल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे, ये क्वेश्चन हाँ एग्जाम में यही आएंगे। ये मेरी साइट थोड़ी है, तो इंस्टीट्यूट की साइट है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, आराम से। ठीक है, 11 मिनट ही बचे, कर लेते हैं यार, छोड़ो कर ही लेते हैं अब क्या। चलो भाई प्रदीप जी आप बताओ, व्हेन अ कंज्यूमर बायस अ टेलीविजन एंड ऑल्सो गेट्स अ मैंडेटरी वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी, दिस इज कंपोजिट सप्लाई, दिस इज व्हाट?
कंपोजिट सप्लाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने में आ रहा होगा ना। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। आपके पास है ना एक्सेस, एक्सेस है ना आपके पास? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप मुझे अपने अपने नंबर बताना कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई। तो फर्स्ट वाला, ए बी एंड एसोसिएट ट्रांसफर द स्टॉक ऑफ द गुड्स। हाँ सर, हमने देखा था ये दोनों जीएसटी की दुनिया में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, और स्टॉक ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करा तो सप्लाई बनेगा। दूसरा, मिस्टर रघुवीर अ डीलर ऑफ एसी, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ आईटीसी वॉज ब्लॉक्ड। सर तेल लेने गया, अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। थर्ड, और एक गजब, कितने की लिमिट है? ये कोई डिफिकल्टी लेवल है? हड़, ठीक है, बोलो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब कसम से ये टफ है या आपको सिंपल लग रहा है? ये कोई ऐसा, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सप्लाई, कौन सा सप्लाई माना जाएगा? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। और एक और चीज, हम इंस्टीट्यूट से दरखास्त करेंगे कि उनके एमसीक्यू को अमेंड करें, क्योंकि ये प्रोविजन अब अमेंड हो चुका है। ये लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग नहीं है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग। हेलो डियर इंस्टीट्यूट, इसको क्या करो आप, अमेंड करो। ठीक है, अरे बाद में देख लेना, आपको समझ में आएगा कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, 9 मिनट्स बचे, वाओ। तो चलो सर, ये वाला हो गया था। गुड्स और सर्विसेज, फटाफट से 5 मिनट में। गुड्स में हर चीज आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड। सर सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर गुड्स एंड सर्विसेज में 2 चीजें नहीं आएगी, कौन कौन सी? मनी और सिक्योरिटीज। मनी में क्या क्या आएगा? सर इंडियन करेंसी, मनी, कमर्शियल पेपर, मनी। पर मनी में क्या नहीं आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, मनी हेल्ड फॉर न्यूमस्मैटिक पर्पस। पुराने जो 10 के कॉइन है जिसकी आज कुछ वैल्यू है, क्या वो मनी में आएगा? क्या नहीं। सर सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेक्स, फ्यूचर, कुछ भी सिक्योरिटीज में, सब चीजें सिक्योरिटीज में आएगी। एक्सचेंज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक मनी से दूसरे मनी में गए, कन्वर्जन चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी। सर एक सिंपल सा पॉइंट है, शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। ये क्लैरिफिकेशन आया, सड़ा सा क्लैरिफिकेशन। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है 51% या उससे ज्यादा, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि शेयर्स आर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज। तो बस ये एज अ क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे लॉ में आते रहेंगे, क्लैरिफिकेशन से डरने की जरूरत नहीं है। आने दो जितने भी क्लैरिफिकेशन आने, लॉ क्लियर होगा तो 100 क्लैरिफिकेशन आ जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सर सप्लाई में 3 कंडीशन, ए, बी और सी। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, सी स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशन। एक्टिविटी में सब आ गया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बिजनेस और कंसिडरेशन। जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट होता है, वो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है हर लॉ का एक टैक्सेबल इवेंट होता है। जैसे एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चर, डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट है इनकम। इनकम ही नहीं कमा रहे हो तो काहे बात का डायरेक्ट टैक्स। वैसे ही मेरे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है क्या? सप्लाई। ठीक है सर, उसके बाद हमने देखे थे सर्कुलर्स, ध्यान है क्या? सर्कुलर, डोनेशन वाला सर्कुलर याद है? 3 चीजें, चैरिटेबल और सर पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, और फिर फिलेंथ्रोपिक, एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। फिर जब हम डायग्राम वाइग्राम बनाएंगे आर्ट वर्क का, जो भी आर्ट वर्क ने मजनू भाई ने पेंटिंग ट्रांसफर करी, दिस इज नॉट अ सप्लाई। पर जब कोई जौहरी आएगा और पेंटिंग खरीदेगा, तभी हम सप्लाई की बातें करेंगे। फिर नो क्लेम बोनस, सर नो क्लेम बोनस इज नॉट अ सप्लाई, इसलिए जो जीएसटी का अमाउंट लगेगा वो 10,000 की प्रीमियम पे नहीं लगेगा। 10,000 की प्रीमियम माइनस
नो क्लेम बोनस 1000 रुपए का, तो 10,000 में से 1000 का कितना बचा? 9000। तो जीएसटी किस पे लगेगा? 9000 पे लगेगा। ठीक है। उसके बाद सर हमने देखा था बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार ने बिजनेस की डेफिनेशन में हर चीज डाली। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर बिजनेस। ट्रेड हो, कॉमर्स हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो। वोकेशन मालूम है आपको? बहुत बढ़िया। किसी चीज की प्रोफेशनल बॉडी नहीं रहती है फिर भी उसको रिकॉग्नाइज माना जाता है, उसे कहा जाता है वोकेशनल कोर्स। एग्जाम्पल, आपको कोई हॉबी आती है पर आपके पास उसकी कोई डिग्री विग्री नहीं है, पर फिर भी उसे एक अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स माना जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड है कहां पे? वोकेशन। ठीक है। तो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, ये भी बिजनेस। कैपिटल गुड्स को खरीदना, कैपिटल गुड्स को बेचना, कैपिटल गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना। क्लब मेंबर को सर्विसेज दे रहा है। आप कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री कर रहे हो, पार्किंग की सर्विसेज ले रहे हो, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है, हर चीज किसमें कवर्ड है? बिजनेस में। इवन इफ देयर इज ओनली अ सिंगल ट्रांजेक्शन, पूरे साल में एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो भी क्या बिजनेस का पार्ट बनेगा? हां सर, तो भी बिजनेस का पार्ट बनेगा। ठीक है। बिजनेस की डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर स्केड्यूल 1 के कितने ट्रांजेक्शन? 4। फटाफट से बता दो, लास्ट बार रिवाइज हो रहा है। स्केड्यूल 1 के 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से? सर एक तो वो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, दूसरा सर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। लो भैया, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन वापस से कि सर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर तभी रिलेटेड बनेंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल और एजेंट। कौन सा एजेंट? सच्चा एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इश्यू करे। अच्छा, प्रिंसिपल एजेंट में गुड्स की बात है कि सर्विस की? गुड्स। बात किसकी है? गुड्स की। सर फिर हमने देखा था डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट में एक बात याद रखना कि अगर डेल क्रेडर एजेंट एक सच्चा एजेंट है तो इंटरेस्ट गुड्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा और जो गुड्स का रेट है वो लग जाएगा। पर अगर डेल क्रेडर एजेंट एक झूठा एजेंट है तो फिर इसको प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर हमने देखा था कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फटाफट से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्या था? विद कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो या पर्सनल हो फिर भी सप्लाई बनेगा। और अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है तो सर देखा जाएगा क्या रिलेटेड पर्सन है प्लस इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो ही जाके क्या बनेगा? सप्लाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। स्केड्यूल 1 के बाद हमने देखा था स्केड्यूल नंबर 2 पर डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या था यार? सर डिस्टिंक्ट पर्सन सिंपली क्या कहता है कि सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट वाइज, तो एमपी में अलग, महाराष्ट्र में अलग, यूपी में अलग। ये सब जीएसटी की दुनिया में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब सब अलग अलग कहलाएंगे। ठीक है सर। गिफ्ट के बारे में बात करी थी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है कितने तक? 50,000, 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, तो फिर कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। पर अगर गिफ्ट 51,000 का है तो पूरे 51,000 पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। एओपी और बीओआई अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं तो एओपी अलग माना जाएगा, मेंबर अलग माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों को एक मानो, पर लॉ में अमेंडमेंट हो गया और लॉ में जैसे ही अमेंडमेंट हुआ इन्होंने क्या कहा कि एओपी बीओआई अलग और मेंबर अलग, इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्संस माना जाएगा। स्केड्यूल 2 बहुत ही सिंपल। परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स, टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विस, रेस्टोरेंट इज सर्विस। अगर दुकान बंद हो रही है, शटर लग रहा है, दिस इज अ सप्लाई ऑफ, डीम सप्लाई ऑफ गुड्स टू द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। कोई सी भी कोचिंग का कोई सा भी बच्चा यहां पे लाके बैठ देना जिसको सप्लाई चैप्टर इतना याद है जितना आपको याद है। चैलेंज, चैलेंज ओपन, जितना आपको याद है उतना। 8 बार रिवाइज हो गया सप्लाई, 8 बार। ठीक है, 8 बार, जितना आपको याद है, जितना आपको याद है। और जितने एमसीक्यू आपसे बनेंगे किसी और से बनेंगे भी नहीं। ठीक है,
कोई फैकल्टी इतने कॉन्फिडेंस से तभी बोल सकता है कि जब इतनी बार उसने रिवाइज करा है। ठीक है, छोड़ दो जीएसटी मेरे भरोसे, छोड़ दो, बस कुछ नहीं करना है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और घर पे अगर एक बार खोल दिया ना किताब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद हमने देखा था टीनेंसी राइट। फटाफट से टीनेंसी राइट के बारे में क्या बोला था कि सर अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है तो वो एग्जेम्प्ट, और टीनेंसी राइट उसके ऊपर भी एग्जेम्प्ट। टीनेंसी राइट होता क्या है सर? टीनेंसी राइट में आपको एक अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी को सबलेट करने का। और एक और होता है हमारा पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम क्या कहता था कि सर अगर आपको प्रॉपर्टी में कुछ टाइम तक रहना है तो जो लैंडलॉर्ड है वो क्या मांग रहा है आपसे? पगड़ी मांग रहा है, 5 लाख की पगड़ी और फिर छोटा छोटा सा रेंट। क्या इस पे टीनेंसी राइट पे जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर, टीनेंसी राइट पे जीएसटी की बातें होगी, ऑल्दो उस पे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लग रहा है। सर फिर आज हमने देखा था ये लिक्विडिटी डैमेजेस। 3 बातें ध्यान रखना, टॉलरेट, रिफ्रेन और डू एंड एक्ट। और एक और चीज सर, एग्रीमेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, और लॉ मेकर का इंटेंशन भी होना चाहिए। सर पेनल्टी, चेक डिसऑनर, फॉरफीचर, इन सब पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। ठीक है सर, वो आरडब्ल्यूए वाले कुछ पैसे दे रहे हैं, हॉकर आगे हमारी शॉप के लगा रहा है, वो एक्ट को हम टॉलरेट कर रहे हैं, इन पे जीएसटी की बातें होगी। सर वो जो कैंसिलेशन चार्जेस है, वो जो टूर ऑपरेटर है, उन सब पे भी जीएसटी की बातें होगी। इसके बाद स्केड्यूल 2 के बाद हमने देखा था स्केड्यूल नंबर 3। स्केड्यूल नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, फिर सेल ऑफ लैंड, फिर सर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। सर गवर्नमेंट बॉडीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये सारे लोग जो गवर्नमेंट बॉडी को सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, इसके ऊपर भी जीएसटी की बातें नहीं होती। एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, कोई भी मत कहना लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग वो पुराना था। इंस्टीट्यूट लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग, विंजो खेलो विंजो जीतो। ठीक है सर, उसके बाद हमने देखा था हाँ नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की कोई भी सर्विसेज है जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत दे रही है, उसके ऊपर भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। स्केड्यूल 3 में नहीं लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में एक और बात आई थी, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, सिर्फ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस की बात कर रहे हैं। और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, ट्रॉला, अगर एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के पास ट्रक जा रहा है तो इस ट्रक पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी, पर वो जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। फिर हमने देखा था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। सर कंपोजिट में 2 या 2 से ज्यादा बंडल हो, एक रेट हो, और वन ऑफ द सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई। और इसमें कंपोजिट में रेट कौन सा लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मिक्स सप्लाई क्या था? सर मिक्स सप्लाई भी यही था, पर वहां पे कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है, वहां पे कोई नेचुरल बंडलिंग नहीं है, वहां पे आर्टिफिशियल बंडलिंग है। तो मिक्स सप्लाई में सरकार ने रेट कौन सा बोला था? हाईएस्ट रेट। फिर हमने कंपोजिट और मिक्स के बहुत सारे सर्कुलर देखे थे। बहुत सारे सर्कुलर में पहला सर्कुलर आया था प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमने 2 बातें, अगर बुक बनवा रहे हो, ब्रोशर बनवा रहे हो, बुक एनुअल रिपोर्ट बनवा रहे हो, इस केस में कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग इज इंपॉर्टेंट। पर अगर कार्ड बनवा रहे हो तो फिर पेपर। अब शादी का कार्ड इज ऑल्सो पेपर। कल ही मैं शादी का एक कार्ड दिख रहा था, अब जहां देखो सब जगह पढ़ाई घूमती है। तो मेरे दोस्त ने बोला देख कार्ड, मैंने बोला वाह दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। बोले ये क्या होता है? बोले बताएंगे कभी। ठीक है, तो शादी का कार्ड इज गुड्स, ठीक है, एनवलप हो गया, टिश्यूज हो गया, नैपकिन हो गया, जहां पे पेपर की कीमत ज्यादा है। उसके बाद हमने देखा था सर फूड एंड बेवरेजेस। सिनेमा हॉल में 2 टिकट मिलती है, एक टिकट कॉम्बो टिकट, उस कॉम्बो टिकट में मूवी भी है और
पॉपकॉर्न भी है और मूवी और पॉपकॉर्न के साथ थम्सअप की बोतल भी है। तो मूवी, पॉपकॉर्न, थम्सअप की बोतल में जो इंपॉर्टेंट है, मैं क्या देखने जा रहा हूं? मूवी। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, मूवी के हिसाब से रेट लगेगा। पर अगर मूवी अलग, पॉपकॉर्न अलग, तो मूवी का रेट अलग लगा और पॉपकॉर्न का रेट अलग लगा। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स। टायर्स पे रीट्रीड करना, टायर्स पे रबड़ चढ़ाना इज अ सर्विस, और रीट्रीडेड टायर खरीदना इज अ गुड्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।